हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय बुक लो चैनल। माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 की बुक एनसीईआरटी ज्योग्राफी से चैप्टर 11 वाटर इन द एटमॉस्फेयर। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इवापोरेशन कंडेंसेशन, देन ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड मिस्ट, इन सब में के बीच में क्या डिफरेंस है, क्लाउड्स और क्लाउड्स के टाइप, सीरियस, क्यूमुलस, स्टेटस, निम्बस, प्रेसिपिटेशन, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन, साइक्लोनिक रेन और इनका वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आइए चैप्टर को हम एक अच्छे कोट से स्टार्ट करते हैं। ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो और ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। अर्थात प्रत्येक दिन कुछ नया सीखो, अपने लिए भी, समाज की भलाई के लिए भी, क्योंकि आज आप जो सीखेंगे वो कल आपके लिए ही ज्ञान के रूप में काम आएगा। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एयर में वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं और ये डिपेंड करते हैं एरिया पे भी कि किस एरिया में की एयर कैसी होगी और उसमें कितने परसेंटेज में वाटर वेपर मौजूद होगा, जो कि 0 से 4% तक हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, जितना भी वॉल्यूम होगा एटमॉस्फेयर का उसका 0 से 4% तक हो सकता है। ये वाटर वेपर आता कहाँ से है? बेसिकली वाटर बॉडीज से। ओके, इवापोरेशन होगा या प्लांट से आता है जहां पे ट्रांसपिरेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है, इन सब जगहों से वाटर वेपर हवा में मिक्स हो जाते हैं। अगर एयर में वाटर वेपर मौजूद है तो उसको हम ह्यूमिडिटी के नाम से भी जानते हैं। ओके, एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जितना भी एक्चुअल मात्रा में एयर में वाटर मौजूद है, ठीक है, वो उसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी होगी। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को, वो हम उसकी एक्चुअल ह्यूमिडिटी कहेंगे, जितना भी वाटर वेपर मौजूद होगा एयर में। वाटर वेपर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ग्राम पर क्यूबिक मीटर। ये क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम वाटर मौजूद है, इस बेसिस पे हम इसको मेजर करते हैं। ओके, किसी भी एयर मास की या एयर की वाटर कैपेसिटी होल्ड करने की कितनी होगी, ये उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा उसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी अधिक होगी। ओके, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी कम कैपेसिटी होगी उसको होल्ड करने की। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जगह जगह जो एयर मास मिलते हैं उसमें कितनी वाटर होगा, कितने परसेंटेज में, ये डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे भी और किस जगह पे वो मौजूद है। ठीक है, प्लेस पे भी। परसेंट ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर इज नोन एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर, जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में कंपेयर टू द जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी है, फुल कैपेसिटी है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर एक टेम्परेचर मींस गिवन है, सपोज दैट 30 डिग्री सी। इसी टेम्परेचर पे उसके पास कितना मॉइस्चर मौजूद है, ह्यूमिडिटी कितनी है और एक्चुअल में कितनी होल्ड कर सकता है, तो उसके कंपैरिजन को हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एज कंपेयर टू फुल कैपेसिटी एट द गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर में जितनी भी कैपेसिटी में वो होल्ड कर सकता है वाटर वेपर और जितना मौजूद है उसमें, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वही रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। ठीक है, सपोज दैट होल्ड कर सकता है 100, प्रेजेंट उसमें 20 है या 30 है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाएगी। ओके, इट इज ग्रेटर ओवर द ओशन। स्वाभाविक सी बात है कि ओशन के ऊपर वाटर वेपर की मात्रा अधिक होगी क्योंकि डायरेक्ट सोर्स से है, और जबकि कॉन्टिनेंट्स पे आपको कम मिलेंगे वाटर वेपर्स हवा में। ओके, air containing moisture is to its full capacity at a given temperature is said to be saturated। अगर किसी गिवन टेम्परेचर पर सपोज दैट 30 डिग्री सी गिवन है, इस पे कोई भी एयर फुल कैपेसिटी के साथ
वाटर को कंटेन कर रही है, वाटर वेपर को, तो उसे हम सैचुरेटेड कहेंगे। ओके, सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली फुल। ओके, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन ऑकर इन अ गिवन सैंपल ऑफ एन एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट। ठीक है, जितने भी टेम्परेचर पर तो सैचुरेशन ऑकर हो जाता है या ऑकर कर लेती है, उसको हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। कि इतने टेम्परेचर पर 30 डिग्री सी पर या 35 डिग्री सी पर वो सैचुरेटेड हो गए, तो ये उसका ड्यू पॉइंट हो जाएगा। ओके, नाउ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन क्या है? द टेम्परेचर एट विच द वाटर स्टार्ट इवापोरेटिंग टू एज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन। जिस भी टेम्परेचर में वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगता है, इवापोरेट होने लगते हैं, जैसे सपोज दैट वाटर बॉडी है, यहाँ से इवापोरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे, जिस भी टेम्परेचर में वो इवापोरेट होने लगता है वाटर। ओके, मूवमेंट ऑफ एयर रिप्लेस द सैचुरेटेड लेयर विद द अनसैचुरेटेड लेयर। स्वाभाविक सी बात है, अगर इसके ऊपर मिलने वाली यहाँ पे की ये लेयर एयर की ये सैचुरेटेड हो गए, अब इससे ज्यादा पानी होल्ड नहीं कर सकते, तो ये रिप्लेस कर दी जाएगी, इधर से एक और लेयर आएगी जो इसकी जगह पे ले लेगी। ओके, तो ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ एयर द ग्रेटर इज द इवापोरेशन। तो जितनी जल्दी जल्दी ये लेयर बदलती जाएंगी अपनी जगह, उतना ज्यादा इवापोरेशन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये स्टेबल हो गए तो इवापोरेशन रुक जाएगा, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर पाएगी, टेम्परेचर भी कम होने लगेगा तो इवापोरेट नहीं होगा। और जैसे ये लेयर यहाँ से हट गई, ओके, और नई लेयर आ गई, तो वो तो रेडी है एक्वायर करने के लिए। ओके, तो वो फिल होने लगेगी, फिर जब वो फिल हो जाएगी पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो जाएगी, तो दूसरी कोई लेयर आ जाएगी, तो इस तरीके से इवापोरेशन होता रहेगा। अगर स्टेबल हो जाता है एयर मास, तो इवापोरेशन भी रुक जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर। अगर वाटर वेपर वापस से वाटर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। और बिना लिक्विड में बदले डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाता है तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, वाटर वेपर इस तरीके से किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में, या लिक्विड कह लीजिए, और बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए ये किसी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। ओके, इफ इट डायरेक्टली कंडेंस इनटू अ सॉलिड फॉर्म इट इज नोन एज सब्लिमेशन। कंडेंसेशन टेक प्लेस, कंडेंसेशन कहां पे होगा? व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इज रिड्यूस्ड टू अ ड्यू पॉइंट with its वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट। डेफिनेटली जब उसके ड्यू पॉइंट से, क्योंकि ड्यू पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, ये देखिए ड्यू पॉइंट, ठीक, क्योंकि ड्यू पॉइंट पे वो सैचुरेटेड हो जाता है। ओके, ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो अब इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। और जब टेम्परेचर क्या होगा, ड्यू पॉइंट से कम होगा, द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वाटर वेपर फिर से वाटर में कन्वर्ट होने लगेगा, क्योंकि ड्यू पॉइंट तक तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर ड्यू पॉइंट से कम हो गया, सपोज 35 डिग्री सी था, ठीक है, इस पे तो वो कन्वर्ट हो रहा था वेपराइजेशन में, मगर इससे टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ तो वाटर वेपर अब फिर से किस में कन्वर्ट होने लगेगा? लिक्विड में। ओके, या तो दोनों चीजें ही कम हो जाए, टेम्परेचर भी कम हो जाए। आप जानते हैं अगर वाटर वेपर जैसे भाप बनती है, खाना अगर आप लोग कोई बनाते हो गैस पे, तो पहले तो पानी बॉईल करेंगे तो भाप बनेगा। अगर ऊपर तस्तरी में अगर प्लेट पे जमा हो रही है वेपर, तो क्या होता है, उसके कांटेक्ट में आकर उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से वाटर वेपर क्या हो जाते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वही छोटी छोटी बूंदें आपको दिखाई पड़ती प्लेट की निचली स्तर पर। ठीक है, या तो वॉल्यूम कम हो जाए, तो दोनों ही कंडीशन में कंडेंसेशन होगा। व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवापोरेशन, ठीक है, या तो और मॉइस्चर क्या हो, ऐड हो जाए, ठीक है, इवापोरेशन की वजह से, तो वो क्या करेगा, वाटर वेपर और ज्यादा से ज्यादा होने की वजह से वो फिर वाटर में कन्वर्ट होने लगेंगे वाटर वेपर। ठीक है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो एक सैचुरेटेड होता है एयर की लेयर की, इससे ज्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, और दूसरी लेयर अगर वहां पे जगह नहीं ले रही है तो यही वाटर वेपर जो इसमें मौजूद है यह लिक्विड बन के गिरने लगते हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं।
Okay. Now, after condensation, the water vapor or the moisture in the atmosphere takes one of the following form: dew, frost, fog and clouds. कंडेंसेशन में क्या होता है, जब वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो क्या चीजें हो सकती है, या तो ड्यू बनेगी या फ्रॉस्ट या फॉग या क्लाउड। ठीक है, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं इन चीजों को। ड्यू क्या है? माउंटेन ड्यू ना ही समझिएगा, ये ड्यू अलग है। when the moisture is deposited in the form of water droplets on the cooler surface, ठीक है, मॉइस्चर क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में किसी ठंडी जगह स्तर पर ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज स्टोन हो जाए या ग्रास ब्लेड्स हो जाए या प्लांट्स लीव्स हो जाए। ग्रास ब्लेड्स का मतलब वही पत्तियां हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। इट इज नोन एज ड्यू। ठीक है, जब मॉइस्चर कंडेंस होके वाटर वेपर या वाटर ड्रॉपलेट्स में के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाए किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसको हम ड्यू कहते हैं, जैसे कि। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए ड्यू बनने की? क्लियर स्काई होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कि टेम्परेचर जल्दी से कम हो जाएगा। काम एयर होनी चाहिए, बहुत तेजी से, क्योंकि वरना तो वाटर वेपर एक साथ बह जाएंगे। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी अधिक होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी अधिक होने का मतलब वाटर वेपर ज्यादा। ठीक है, जब वाटर वेपर ज्यादा होंगे तभी तो वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होंगे। जब वाटर वेपर ही नहीं होंगे, ड्राई एयर होगी, तो कहाँ से बन जाएंगे। ओके, एंड कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट। ओके, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए। फ्रॉस्ट क्या है? फ्रॉस्ट भी फॉर्म होती है कोल्ड सरफेस पे व्हेन कंडेंसेशन टेक प्लेस, ओके, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से कम जब टेम्परेचर हो तो ये भी क्या होता है, वाटर वेपर कंडेंस होती है, मगर ये किसी कोल्ड सरफेस पे। तो द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल। छोटे छोटे आइस क्रिस्टल के रूप में ही क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। अगर फ्रीजिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर है और किसी कोल्ड सरफेस पे वाटर वेपर है, ठीक है, तो वो ड्रॉपलेट की बजाय वो आइस क्रिस्टल की फॉर्म ले लेंगे। ठीक है, उसी को हम फ्रॉस्ट कहेंगे। वहां पे टेम्परेचर ड्यू में इतना कम नहीं था कि वो फ्रीज हो सके, मगर यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे ही टेम्परेचर है तो फ्रॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, ये वाटर ड्रॉपलेट की जगह पे ये फ्रीज हो गए हैं। ठीक है, इसी को हम फ्रॉस्ट कहते हैं। नो, फॉग और एंड मिस्ट क्या है? Temperature of air mass containing large quantity of water vapor fall all of a sudden, जब अचानक से गिरने लगे। ठीक है, टेम्परेचर अचानक से गिरने लगे उस जगह की, मतलब और उस जगह पे जहाँ पे एयर मास में बहुत ज्यादा वाटर वेपर हो और टेम्परेचर अचानक से गिरने लगे, तो क्या होगा, कंडेंसेशन होता है। आप जानते हैं टेम्परेचर के लिए कंडेंसेशन होगा। within itself on a fine dust particle, ठीक है, take place, condensation take place within itself on a fine dust particle। छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल के ऊपर ये पानी में के फॉर्म में जो वाटर वेपर था, वाटर ड्रॉपलेट मींस उसके चारों तरफ घेरने लगता है उसको, इसी को हम फॉग कहते हैं। फॉग क्या होती है? बेसिकली एक क्लाउड है विद इट्स बेस एट और वेरी नियर टू द ग्राउंड, बहुत ही मींस जमीन से टच करते हुए। ओके, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये फॉग, ये थोड़ा सा नाइट का व्यू है। तो क्या हुआ है कि डस्ट पार्टिकल के चारों तरफ वाटर वेपर कंडेंस हो गए, तो इसी वजह से ये इतना ज्यादा फॉग देखने को मिल रही है आपको। ओके, ध्यान रखिएगा, वाटर वेपर प्लस डस्ट पार्टिकल। अच्छा, ये फॉग है और ये मिस्ट है, दोनों में डिफरेंस क्या है अभी देखते हैं। और आप जानते हैं कि विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा न्यूज चैनल में कि दिल्ली जैसी जगहों पे जहाँ पे जाड़े विंटर के समय पे क्या होता है कि वहाँ पे डस्ट पार्टिकल बहुत है प्लस कोहरे, तो दोनों मिक्स होके फॉग बना देते हैं और इसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ओके, और फॉग जब स्मोक के साथ, डस्ट पार्टिकल तो मौजूद है और जानते हैं पोल्यूटेड सिटी है बहुत ज्यादा दिल्ली, और वहां पे जो स्मोक है वो इसी फॉग के साथ मिलकर स्मोक बना देता है, जो कि और विजिबिलिटी कम कर देता है। ठीक है, मिस्ट और फॉग में डिफरेंस क्या होता है? मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग।
फॉग में इतना मॉइस्चर नहीं होता है जितना कि मिस्ट में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। मिस्ट में फॉग के कंपैरिजन में ज्यादा वाटर वेपर होते हैं या मॉइस्चर ज्यादा होता है। ठीक है, इसमें कम होता है। ये आपको ज्यादातर मिस्ट ऐसे एरियाओं में देखने को मिल सकता है जहाँ पे फॉरेस्ट एरिया हो या ट्रीज प्लांट वगैरह काफी ज्यादा हो, तो वहां पे मॉइस्चर भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है ना। अब बात आती है क्लाउड्स की। क्लाउड इज अ मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट, ये सब आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, क्लाउड क्या है? मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है का मास है, मतलब कि एक साथ जिस जगह पे हो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट। A tiny crystal of the ice formed by the condensation of the water vapor, या तो फिर ये कंडेंस होके ये वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाए, टाइनी क्रिस्टल्स में। ठीक है, इन फ्री एयर एट कंसीडरेबल एलिवेशन, थोड़ा सा हाइट पे। अकॉर्डिंग टू दियर हाइट, हमने उनकी हाइट, उनके एक्सपेंस मींस कितनी विस्तार है उनका, कितने क्षेत्र तक, डेंसिटी उनकी क्या है और ट्रांसपेरेंसी कैसी है, ओके, या ओपेकनेस है, उसके बेसिस पे हमने इनको चार टाइप्स पे डिवाइड कर रखा है। सीरस, क्यूमुलस, स्टेटस और निम्बस। यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा चीजों को। ओके, सीरस ये आपको मिलेंगे 8000 से 12000 मीटर की हाइट पे। ओके, 8000 से, अगर हम ये ग्राउंड सरफेस माने इस तरीके से, तो यहाँ से 8000 से 12000, ये अगर 8000 तो ये 12000, तो यहाँ पे आपको इतनी मीटर की हाइट पर आपको मिलेंगे ये सीरस। बहुत ही थिन और डिटैच्ड होते हैं, आपस में जुड़े नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और फेदरी अपीयरेंस ऐसे ऐसे लगेंगे जैसे पंख बिखरे हुए हो आसमान में। ओके, और हमेशा वाइट होंगे कलर में, जैसे कि ये मैं आपको दिखा सकता हूँ एग्जांपल, ये देखिए। ठीक है, ये सीरस का एग्जांपल इस तरीके से आपको दिखेंगे आसमान में। क्यूमुलस ये आपको कॉटन वूल के समय पे, मतलब कि रुई के गुच्छे के टाइप में आपको लगते हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे 4000 से लेके 7000 मीटर की हाइट पर। ठीक है, अगर ये 4000 कंसीडर करें और ये 7000, तो इतनी हाइट पर आपको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके, और ये फेदरी होते हैं। ठीक, डिटैच्ड होंगे ना। तो क्यूमुलस मिल गए। एग्जिस्ट इन पैचेस, पैचेस के फॉर्म में मिलेंगे, छोटे छोटे दूरी टुकड़ों के रूप में, दूरी दूरी पर। कैन बी सीन स्कैटर्ड हियर एंड देयर, इधर उधर फैले हुए, और इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ क्यूमुलस क्लाउड, ये देखिए। ठीक है, अलग अलग, ये देखिए लुई के गुच्छे के टाइप में दूर दूर पर, इस तरीके से। ठीक है, स्टेटस, स्टेटस आपको मिलेंगे 0 से लेकर 2000 मीटर की हाइट पर। ठीक है, 0 टू 2000 मीटर की हाइट पर, मतलब कि काफी नीचे ही रहते हैं। और लेयर्ड क्लाउड होंगे, वन बाय वन, वन बाय वन से। ठीक है, इस तरीके से अगर ये हम ग्राउंड सरफेस माने, तो यहाँ से 0 से लेकर 2000 मीटर की हाइट पर। ठीक है, और लेयर बाय लेयर रहेंगे इस तरीके से, फिर और फिर इस तरीके से, और फिर इस तरीके से, लेयर बाय लेयर। ओके, जनरली फॉर्म्ड आइदर ड्यू टू लॉस ऑफ हीट और मिक्सिंग ऑफ एयर मास विद डिफरेंट टेम्परेचर। क्या होता है, ये आमतौर पर उस जगह पे बनेंगे जहाँ पे हीट लॉस हो गई हो। ठीक है, पानी यानी बरस गया हो, और काफी कम टेम्परेचर हो, लॉस ऑफ हीट जो एक्वायर करके रखे थे एयर मास। ठीक है, या तो फिर मिक्सिंग ऑफ एयर मास विद डिफरेंट टेम्परेचर, ये एक एयर मास का अलग तरीके के टेम्परेचर के एयर मास के साथ मिक्सिंग हो जाए, तब वहां पे आपको इस तरीके के क्लाउड मिलेंगे। स्टेटस मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये देखिए ये। ठीक है, ये लेयर बाय लेयर है, वन, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, लाइक दैट। नाउ निम्बस, ब्लैक और डार्क ग्रे, या तो ब्लैक कलर के होंगे या डार्क ग्रे कलर के होंगे। ये मिडिल लेवल पे बनते हैं, वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये भी बहुत ही नीचे बनेंगे, ज्यादा हाइट पे नहीं, और बहुत ही डेंस होते हैं। ओपेक होंगे, आपको आर पार नहीं दिखाई पड़ेगा इसके कि सन की रेज भी आर पार आ सके। ठीक है, और शेपलेस होंगे, कोई शेप फिक्स्ड नहीं है,
ये देखिए, ये एग्जांपल है निम्बस क्लाउड का। Combination of these four basic types are given rise to the following types of cloud. ये जो आपने चार तरीके के क्लाउड्स पढ़े, सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रैटस और निम्बस, ये आपस में मिलकर भी नए तरीके के क्लाउड बनाते हैं। जैसे कि हाई क्लाउड पे आपको मिलेंगे सीरस, सीरो स्टेटस, आपस में सीरस और स्टेटस मिलके सीरो स्टेटस, और सीरो क्यूमुलस, सीरस और क्यूमुलस मिलके सीरो क्यूमुलस बना देंगे। मिडिल पे मिलेंगे आपको अल्टो स्टेटस और अल्टो क्यूमुलस, लो पे मिलेंगे आपको स्टैटो क्यूमुलस, स्टेटस और क्यूमुलस मिलके निम्बो स्टेटस, निम्बस और स्टेटस मिलके। ठीक है, क्लाउड विद एक्सटेंसिव वर्टिकल डेवलपमेंट्स, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस। ओके, इस तरीके की वैरायटी और बन जाती है। नाउ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन को केवल आप रेनफॉल से मत जोड़िएगा, इसमें भी कई टाइप्स हैं। ठीक है, मॉइस्चर का रिलीज होना ही हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है, या तो ये लिक्विड फॉर्म में होंगे या सॉलिड फॉर्म में होगा मॉइस्चर का रिलीज। तो जिस टाइप में भी होगा, जिस फॉर्म में भी, उसी के बेसिस पे हमने इनके नाम रख दिए हैं। जैसे कि प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, अगर वाटर के फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम रेनफॉल कहेंगे। ठीक है, और जब टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री से कम है तो क्या होगा कि प्रेसिपिटेशन टेक प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक, ठीक है, ऑफ द स्नो, इज कॉल्ड स्नोफॉल। तो हल्की हल्की मीन्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो आइस में कन्वर्ट हो गई या स्नो में कन्वर्ट हो गई और वो फॉल हो रही हैं धीरे धीरे, तो उसको हम स्नोफॉल कहते हैं। ओके, या हेक्सागोनल शेप में होंगी ज्यादातर, इसी को हम फ्लेक ऑफ स्नो कहते हैं। जैसे कि मैंने ये दिखा है, ये पेड़ों की डंडियों पे जमा हो गई है। ठीक है, और ये शेप देखिए, ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरीके से हेक्सागोनल शेप में। तो ये डिजाइन हो सकती है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कम जगहों पे डिस्कस किया गया होगा। ठीक है, इस तरीके की डिजाइन ये एक्वायर कर लेती। मैंने आपको रियल भी दिखा दिया और जो उस पे इमेज बन सकती थी वो भी मैंने दिखा दी। नाउ अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, और किस तरीके से प्रेसिपिटेशन होता है, स्लीट और हेल के फॉर्म में। ठीक है, स्लीट क्या होती है, स्लीट होती है जो रेनफॉल, जो रेन ड्रॉप्स हैं वो जो फ्रीज हो जाती है उनको हम स्लीट कहते हैं। और हेल क्या होता है, ये ऊपर से ही बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो हेल है। और जो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी रेन की ड्रॉप्स, वो कन्वर्ट हो गई आइस में, तो उसको हम स्लीट कहते हैं। तो ये नीचे कन्वर्ट हुई हैं और ये ऊपर ही से गिरे हैं बर्फ के टुकड़े। ओके, drop of rain after being released by the cloud becomes solidified into a small rounded solid piece of the ice which is called hailstorm. ठीक है, नाउ रेन के टाइप्स क्या होते हैं ये भी देख लीजिए। प्रेसिपिटेशन जब लिक्विड के फॉर्म में हो, कन्वेक्शनल होगा, ओरोग्राफिक होगा, या रिलीफ कह लिए, या साइक्लोनिक और फ्रंटल कह लिए। ठीक है, साइक्लोनिक और फ्रंटल हालांकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले के चैप्टर में। कन्वेक्शनल रेनफॉल, एयर ऑन बीइंग हीटेड, स्वाभाविक सी बात है, जब एयर गर्म होगी हल्की हो जाएगी और ऊपर की तरफ उठेगी कन्वेक्शन करंट की वजह से। ठीक है, ऊपर उठती है तो फिर ये एक्सपेंड होगी, इसको जगह ज्यादा मिलेगी, तो अगर एक्सपेंड होगी तो हीट लूज कर देगी। जब हीट लूज कर देगी, कंडेंसेशन होने लगेगा। कंडेंसेशन होगा तो क्या होगा, वाटर वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होने लगेंगे और क्लाउड का फॉर्म ले लेंगे, जिसको हम क्यूमुलस क्लाउड कहेंगे। आप लोग जानते हैं कि कलेक्शन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ही क्लाउड है। ठीक है, ये देखिए, इसे मैं दिखा देता हूँ। अगर ये सरफेस थी और यहाँ पे कांटेक्ट में आने वाली एयर ये हीट अप हो गई, टेम्परेचर बढ़ा तो हल्की हो गई, जब हल्की हो गई तो ऊपर की तरफ उठी। ठीक है, ऊपर की तरफ उठी, ऊपर की तरफ उठी तो और ज्यादा एक्सपेंड हो गई। जब और ज्यादा एक्सपेंड हो गई तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, गिरने लगा।
लूज इज द हीट, हीट लूज करेगी, टेम्परेचर कम होने लगे, जब कम टेम्परेचर कम होने लगेगा कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो जो वाटर वेपर थे वो किस में कन्वर्ट होने लगेंगे, ड्रॉपलेट्स में, इस तरीके से ड्रॉपलेट्स में और प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे गिरने लगेंगे। ओके जी जी। विथ थंडर लाइटनिंग हैवी रेनफॉल टेक प्लेस को हम क्यूमुलस क्लाउड कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए कि सीरियस और क्यूमुलस आपको मैंने बताया है कितने हाइट पे मिलेंगे, ये आपको मिलेंगे 4000 से 7000 की हाइट पर, 1000 मीटर से 7000 मीटर की हाइट पर आपको इस तरीके के क्यूमुलस क्लाउड मिलते हैं। ये रेन उन जगहों पर होगी जैसे कि हॉटर पार्ट ऑफ द डे, ठीक है, दिन का सबसे गर्म समय में, और समर सीजन में ज्यादातर इस समय पे ये इस तरीके की रेन होगी। इट इज वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, इक्वेटोरियल रीजन पे ही ज्यादातर इस तरह की कन्वेक्शनल रेन होती है, और इंटीरियर पार्ट में, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर पार्ट में अगर हम ये इंडिया कंसीडर करें तो इंटीरियर पार्ट में, ठीक है, अंदर की जगहों पे, कोस्टल एरिया पे बहुत कम, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ध्यान रखिएगा, इक्वेटोरियल रीजन, इंटीरियर पार्ट और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ पे ये कन्वेक्शनल रेन कॉमन है। ओरोग्राफिक रेन, when the saturated air masses come across the mountain, okay, जब ये सैचुरेटेड एयर मास माउंटेन के कांटेक्ट में आता है, इट इज फोर्स टू असेंड एंड इट एज इट राइजेस, तो जब इसके कांटेक्ट में आया तो इट फोर्स टू असेंड, अब कहीं ना कहीं से जाने की रास्ता ढूंढेगा ये, तो ये ऊपर उठने लगता है, जब ऊपर उठने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है, आप जानते हैं एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो हीट लूज करेगा, हीट लूज करेगा तो वाटर वेपर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, इस कंडेंस द एरिया इज सिचुएटेड ऑन द लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड मींस ये साइड, एक तो विंड साइड होती है जहां से एयर मास टकरा रहा है, और दूसरी उसके जस्ट अपोजिट, उसको हम लीवर्ड साइड कहते हैं। यहाँ पे तो पानी ज्यादा होगा और रेनफॉल लीवर्ड साइड पे कम होता है, ठीक है, जिसको हम रेन शैडो एरिया भी कहते हैं। ध्यान है, क्योंकि यहीं पे सारे पानी की बरसात हो चुकी है तो बहुत ही कम पानी बचता है जो कि क्लाउड यहाँ पर गिरा है। ठीक है, तो ये लीवर साइड हम शैडो एरिया बोलते हैं इसको, क्योंकि बहुत ही कम बरसात होती है यहाँ पे। ठीक, या फिर रिलीफ रेन कहते हैं इसको, इट इज नोन एज आल्सो रिलीफ रेन। साइक्लोनिक रेन, ये आपको हम चैप्टर 10 पे पढ़ा चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके ना, वर्ल्ड में किन किन जगहों पे ज्यादा बरसात होती है, कहाँ कहाँ कम होती है, इसको एक बार समझ लेते हैं ब्रीफली। वी प्रोसीड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल, रेनफॉल गोज ऑन डिक्रीजिंग स्टीटली, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर, और इधर अगर हम पोल की तरफ जाते हैं, एक सेकेंड, ठीक है, अच्छा मैं इधर समझा देता हूँ, उधर वो पिक्चर छुप रही, ठीक। फिर इससे पहले वो शायद वो पीछे छुप गई है, तो इस वजह से मैं एक बार और समझा देता हूँ कि इस तरीके से ये माउंटेन है और इधर एयर मास टकरा रहे हैं। ओके, क्योंकि काफी चीजें छुप गई मेरी पिक्चर की वजह से, क्योंकि मुझे उस जगह पे डिस्कशन नहीं करना चाहिए था ना। चलिए कोई बात नहीं, मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। ये लीवर्स, ये विंडवर्ड साइड है जहाँ से एयर मास टकराते हैं, और फिर ये लीवर्ड साइड है, ठीक है, जस्ट उसके विंड साइड के अपोजिट होती है लीवर्ड साइड, अगर ये विंड साइड है तो फिर ये लीवर्ड साइड होगी, और अगर ये विंड साइड है तो ये लीवर्ड साइड होगी। ओके ना, तो इस तरीके से ये जगह बनाते हैं ये एयर मास जाने के लिए, मगर उसको जगह ना मिलने की वजह से ये ऊपर उठने लगते हैं, ऊपर उठते हैं तो एक्सपेंड होने लगते हैं, एक्सपेंड होंगे तो टेम्परेचर राइज मींस गिरेगा, डिक्रीज होगा, जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो जो वाटर वेपर इसमें मौजूद है वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होने लगेंगे और प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि ज्यादातर बारिश इस विंडवर्ड साइड हो जाती है, तो लीवर्ड में जब तक क्लाउड पहुंचते हैं तो बहुत ही कम बारिश हो पाती है, ठीक है। इसी वजह से इसको हम रिलीफ ऑफ रेन भी कहते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है। सॉरी, रिलीफ ले। तो अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, इस तरीके से, तो रेनफॉल डिक्रीज होती है, ठीक है। जो रेट ऑफ रेनफॉल है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर बहुत ही तेजी से गिरने लगता है। टेम्परेचर कम होगा तो रेनफॉल भी कम हो जाएगी। कोस्टल एरिया में वर्ल्ड के ज्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है, क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोस्टल एरिया में क्या होता है कि कांटेक्ट में रहता है ओशन या सी के, जिसकी वजह से क्लाउड को मॉइस्चर कॉन्टिन्यूअसली मिलता रहता है। इसी कारण से कोस्टल एरिया पे रेनफॉल अधिक होती है इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट के कंपैरिजन में। जैसे कि कोस्टल एरिया पे ज्यादा होती है ओशन की वजह से, तो स्वाभाविक सी बात है ओशन पे भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां तो डायरेक्ट में कांटेक्ट में ही है, ठीक है। बिटवीन द लैटिट्यूड 35 डिग्री एंड 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ओके, ध्यान रखिएगा, 35 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ पोर्शन, और सेम 35 डिग्री टू 40 डिग्री साउथ पोर्शन, साउथ हेमिस्फीयर। द रेन इज हैवियर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। इन जगहों पे जो कॉन्टिनेंट है उनके ईस्टर्न कोस्ट पे रेन ज्यादा होती है, और जब ये वेस्ट साइड जाते हैं तो रेन क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी पहले से इतना प्रेसिपिटेशन हो चुका है तो बहुत ही कम बचती है, और इसका जो कांटेक्ट होता है मॉइस्चर का वो भी ब्रेक हो जाता है, ओके। क्योंकि कोस्टल एरिया से दूर है। जबकि 45 डिग्री से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ, इन दोनों हेमिस्फीयर में अगर हम और ऊपर जाएं 45 से 65 नॉर्थ में और 45 से 65 साउथ में, तो दोनों ही जगहों पे क्या होगा, वेस्टर्न पार्ट पे रेन ज्यादा होगी और ईस्टर्न पार्ट पे पहुंचते पहुंचते रेन कम हो जाएगी, ड्यू टू वेस्टर्लीज। यहाँ पे वेस्टर्लीज चली, यहाँ ईस्टर्लीज चली, यहाँ पे वेस्टर्लीज फ्लो हो रही। ये सब मैं आप प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। रेनफॉल इज फर्स्ट रिसीव्ड ऑन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द ईस्ट, ठीक है। इक्वेटोरियल बेल्ट, windward slope of the mountain along the western coast in the cool temperate zone, and the coastal area of the monsoon land receive heavy rainfall of 200 cm per annum। क्या होता है इक्वेटोरियल बेल्ट, ध्यान रखिएगा, ये इक्वेटोरियल बेल्ट, ठीक है। विंडवर्ड स्लोप, विंडवर्ड स्लोप मतलब कि विंड इधर की तरफ, ओके। अगर यहाँ पे तो ईस्टर्लीज है तो इधर की तरफ, ओके। माउंटेन्स, विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन along द वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट में अगर हम ये देखें इस तरीके से, ये वेस्टर्न कोस्ट, ओके, along द वेस्टर्न कोस्ट इन द कूल टेम्परेट जोन, कूल टेम्परेट जोन में ध्यान रखिएगा जहां पे वेस्टर्लीज है, ओके, वेस्टर्न कोस्ट इन अ कूल टेम्परेट जोन एंड द कोस्टल एरिया ऑफ द मानसून लैंड, और जहां पे मानसून एरिया है, ठीक है, मानसून लैंड है, रिसीव हैवी रेनफॉल, ओके। मींस हैवी रेनफॉल का मतलब क्या, 200 सेंटीमीटर पर एनम। ये एक बार मैं रफ कर देता हूं फिर आपको समझाता हूं, ओके। ओके, वर्क नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या कह रहे हैं, इक्वेटोरियल बेल्ट, द विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन, इक्वेटोरियल बेल्ट में विंडवर्ड स्लोप की तरफ, अगर हम इक्वेटोरियल
ये इस तरीके से अगर हम बनाइए इक्वेटोरियल बेल्ट और विंड वर्ड स्लोप, मतलब कि विंड, स्वाभाविक सी बात है इधर है तो ये ईस्टर्लीज होगा इस जगह पे, ठीक है। और वेस्टर्न कोस्ट इन कूल टेम्परेचर जोन, टेम्परेट जोन, कूल टेम्परेट जोन मतलब कि ऊपर की तरफ और थोड़ा ऊपर आ जाए, कूल टेम्परेट जोन में वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है। अगर ये कॉन्टिनेंट है तो इसके वेस्टर्न पार्ट पे। एंड द कोस्टल एरिया ऑफ मानसून लैंड रिसीव, कोस्टल एरिया जो कि मानसून लैंड पे मिलता है, ठीक है। इन जगहों पे बहुत ही ज्यादा बारिश होती है, ध्यान रखिए। इक्वेटोरियल बेल्ट, विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन साइड, कूल टेम्परेट जोन वेस्टर्न कोस्ट और कोस्टल एरिया ऑफ मानसून लैंड, यहाँ पर 200 सेंटीमीटर पर एनम के बराबर रेनफॉल होता है, ठीक है। इंटीरियर कॉन्टिनेंट एरिया रिसीव मॉडरेट रेनफॉल वेरी फ्रॉम 100 टू 200 सेंटीमीटर, जहां पे कोस्टल एरिया पे 200 सेंटीमीटर हो रही, वहीं पे इंटीरियर पे आपको 100 से 200 सेंटीमीटर पर एनम मिलेगी। ओके ना, हाँ। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड रिसीव रेनफॉल वेरी बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर पर एनम। आप जानते हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड का सेंट्रल पार्ट एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट, ट्रॉपिकल आप जान रहे हैं, टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास का एरिया, ठीक है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल लैंड एंड द ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ द टेम्परेट लैंड, टेम्परेट लैंड थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, मींस इक्वेटोरियल से ऊपर, रिसीव रेनफॉल वेरी बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर, मींस जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो रेनफॉल, जैसे कि मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, इक्वेटोरियल से अगर पोल की तरफ जाते हैं तो रेन फॉल क्या होती है, रेट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज होने लगता है। उसी तरीके से ये समझाने रहे हैं कि सेंट्रल पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड में और ईस्टर्न एंड इंटीरियर पार्ट ऑफ टेम्परेट लैंड में रिसीव रेनफॉल वेरी बिटवीन 50 टू 100 सेंटीमीटर पर एनम। ओके, इतनी बरसात होती है, ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये सारी पीडीएफ माई बुक लो ऐप के पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।